2027 के विधानसभा चुनाव में इस बार जातियों का कितना असर पड़ेगा? क्या जातिगत राजनीति जो उत्तर प्रदेश में पिछले कई दशकों से देखने को मिली है, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो वहां पर जो जातिगत समीकरण देखने को मिले हैं, इस चुनाव में जातिगत समीकरणों का कितना रोल होगा, जातियों का वोट कितना इंपॉर्टेंट होगा अलग अलग पार्टियों के लिए, इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ फिर से विजय शंकर सर हैं। और सर, आज सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में चुनाव जो है करीब 1 साल बाद होगा और अलग अलग जातियों को सेट करने के लिए बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं। बीजेपी हो या फिर विपक्ष की पार्टियां हो, वो भी अब जातिगत समीकरण बनाने के लिए बहुत कोशिशें कर रही हैं। बीजेपी का कुछ दिन बाद संगठन का विस्तार भी होगा, उसमें भी कहा जा रहा है कि जातियों का बहुत रोल होने वाला है। कैसे देखते हैं आप? और आपने देखा कि यूपी में पिछले 10-20 सालों से 25 सालों से जातियों में जो राजनीति बदली है, जातिगत राजनीति बदली है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए नरेश, जो जाति है वो भारतीय समाज की सच्चाई है जी। अगर आज यूपी के चुनाव की अगर बात करें या यूपी का जो पूरी राजनीति की बात करें तो उसमें जाति बहुत ही अहम भूमिका निभाती रही है। हम लोग 2027 की बात करते हैं। अभी से जो पिच दिखाई दे रही है जो 2027 की, और जिसमें सबसे मुखर होकर के अखिलेश यादव भी क्या कह रहे हैं, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। मायावती जो इन्होंने ऐलान किया कि हम अकेले चुनाव में लड़ेंगे, वो किसकी बात कर रही हैं? डीएमओ, दलित, मुस्लिम, ओबीसी। बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। बीजेपी एक लार्जर कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की जो पॉलिटिक्स जो रही है उसको पिछले कुछ समय से लगातार आगे बढ़ा रही है। उसमें क्या है? जातीय समीकरण भी है, महिलाएं भी हैं जेंडर के आधार पे, और विकास की योजनाओं के जरिए लाभार्थी वर्ग को भी साधने की कोशिश है। तो कहीं ना कहीं जो संगठन से जुड़े लोग, बीजेपी की अगर बात करें तो जो संगठन में जुड़े लोग हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, वो जातीय समीकरणों की बात करेंगे। जो सत्ता में है, यानी योगी आदित्यनाथ की बात करें, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, वो विकास की बात करेंगे। तो जाति जो है वो जो पूरी जो 2027 की यूपी में जो पिच बनेगी, उसमें एक एक वोट साधने की जो कवायद होगी, उसमें कहीं न कहीं बगैर कहे अनकहे जातीय समीकरणों को साधने पे जोर रहना ही रहना है। हम बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी चाहे कहे कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जातिगत समीकरण साधने में बीजेपी ने कसर नहीं छोड़ी है। उसने जाटों का वोट करने के जयंत चौधरी को अपने साथ रखा है, उन्होंने ओपी राजभर को अपने साथ रखा है, उन्होंने संजय निषाद को अपने साथ रखा है। तो अलग अलग जो छोटे छोटे जहां पर उनको लगता है कि 20-50 10-20 सीटों का जहां पर उनको फायदा हो पाए, हर जगह उन्होंने कोशिश की है। लेकिन अखिलेश यादव इस बार कुछ अलग करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव हिंदुत्व की बात ज्यादा कर रहे हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व जो है उस पर ज्यादा बातचीत कर रहे हैं। पीडीए तो बोलते रहते हैं, पीडीए तो उनका पुराना नारा हो चुका है, अब 2024 की बात हो गई। लेकिन इस बार वो थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि ब्राह्मण वोट थोड़ा सा खिसक रहा है तो खींच लिया जाए। इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से हम लोग देखते हैं। मुझे लग रहा है कि उससे हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी समझने में जो यूपी की राजनीति है उसमें थोड़ी सी मदद मिलेगी। छोटे दल क्यों इंपॉर्टेंट है? जो जाति आधारित पार्टियां हैं जिसकी आपने बात की, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, संजय निषाद की पार्टी हो, अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये भले ही अपने दम पे चुनाव जीतने की स्थिति में हो या ना हो, लेकिन दूसरे का खेल बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। ऐसे में जो बड़ी पार्टियां हैं वो इनको अपने साथ लेकर के जो डैमेज हो सकता है, इन पार्टियों की नाराजगी, उसकी भरपाई की कोशिश करती हैं। हम लोगों ने बात किया, जो आपने भी बात की कि ब्राह्मणों की बात की, ब्राह्मणों को भी साधने की अखिलेश यादव बात कर रहे हैं। ये सच है कि यूपी में अगर फॉरवर्ड क्लास में जो सवर्ण जिनको हम कहते हैं उसमें ब्राह्मण वोट सबसे अधिक है, करीब 10% ब्राह्मण है यूपी की आबादी में। अब इसे अगर बड़े कैनवास पे देखें तो आजादी के बाद यूपी में आपको जान के हैरानी कि 6 जो मुख्यमंत्री हुए ब्राह्मण समुदाय से हुए, 5 जो हुए हैं वो ठाकुर समुदाय से हुए हैं। और हम लोग ब्राह्मण समुदाय का अगर पूरा कार्यकाल उसको देखा जाए तो करीब 23 साल ब्राह्मण समुदाय के मुख्यमंत्री रहे सत्ता में आजादी के बाद।
नाम की बात कर लेते हैं तो मैंने जस्ट थोड़ा देर पहले ही देख रहा था, तो गोविंद बल्लभ पंत यानी आजादी के बाद जो पहले मुख्यमंत्री बने वो रहे। सुचेता कृपलानी बनी, वो 3 साल 163 दिन रही। कमलापति त्रिपाठी बड़े नेता थे, कांग्रेसी, 2 साल 70 दिन रहे। हेमवती नंदन बहुगुणा, उनकी बेटी रीता बहुगुणा के बारे में भी आप 2 साल 22 दिन रहे। श्रीपति मिश्रा 2 साल 15 दिन रहे। नारायण दत्त तिवारी 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए, लेकिन टोटल कार्यकाल अगर जोड़ दिया जाए तो 3 साल 314 दिन का रहा। तो ये सारे के सारे कांग्रेसी थे। 23 साल ब्राह्मणों की सत्ता रही। तो ये कांग्रेस का दौर था। कांग्रेस के दौर में कहते हैं ना, जो कांग्रेस की राजनीति थी उस जो आजादी के बाद, तो भले ही उसमें जो नेता थे, जो बड़े नेता थे, वो ज्यादातर जो है सवर्ण जाति से आते थे, ऊंची जातियों से आते थे। और आपको अगर उसके बारे में अगर जानते हो थोड़ा सा, तो सोशलिस्ट जो मूवमेंट था जिसकी लोहिया अगुवाई कर रहे थे, तो सोशलिस्ट भी यूपी की राजनीतिक जमीन पर अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको शुरुआती दौर में कामयाबी नहीं मिली जी। उनको कामयाबी मिलते मिलते 1960 के दशक में धीरे धीरे जब कांग्रेस कमजोर पड़ने लगी, तब उनको कामयाबी मिली। और कांग्रेस का वोट कौन था? कांग्रेस को वोट किसका मिलता था? तो आपको जन के सवर्ण कांग्रेस के साथ थे। जो उसके बाद से जो दलित थे वो उनके साथ थे। मुस्लिम समुदाय पूरी उनके साथ था, पिछड़ा। तो ये सारे एक तरह से कांग्रेस के साथ थे। जब सोशलिस्ट मूवमेंट तेज हुआ लोहिया के दौर में, तो जो छिटके, कुछ लोग जो छिटके, जो अलग हुए, जिस तरह से हुए, तो एक नया आधार बना। उसी में से उसी दौर की राजनीति से आपको मुलायम सिंह यादव भी निकले, मायावती निकली। मायावती तो बहुत बाद की बात है। ये 1967 में जी, अगर मुझे ठीक से याद है तो मुलायम सिंह यादव पहली बार जसवंत नगर से विधायक बने थे। और इनकी चौधरी पहली जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी अगर यूपी में, तो उसके मुखिया जो बने थे वो चौधरी चरण सिंह बने थे। और चौधरी चरण सिंह भी कांग्रेसी थे बाद में। और शायद उस, अगर मुझे ठीक से याद है तो उस सरकार में जो हमने पढ़ा है जितना, तो उसमें शायद इनको ये मंत्री भी बने थे, या ये मुझे ठीक से याद नहीं, मंत्री शायद नहीं बने थे, बाद में बने थे। इसी तरह जब ठाकुर समुदाय की हम लोग बात करते हैं, तो ठाकुर समुदाय से 5 मुख्यमंत्री हुए हैं। त्रिभुवन नारायण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो बाद में प्रधानमंत्री बने, वीर बहादुर सिंह, राजनाथ सिंह जो अभी रक्षा मंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ, और पूरा करीब जो राजपूत समुदाय यानी ठाकुर समुदाय का जो यूपी में एक तरह से मुख्यमंत्री रहे, कल्याण सिंह राजपूत नहीं। अच्छा। तो 18 साल करीब रहा। और इस 18 साल में मार्च में 9 साल पूरे हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ जी के। और तो पूरा अगर देखिए, अगर ब्रेकअप देखिए, तो त्रिभुवन नारायण सिंह 168 दिन मुख्यमंत्री रहे। यूपी की सियासत में इस वक्त तो ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर भी नजर आ रहा है थोड़ा। नहीं, ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर नजर आ रहा है, लेकिन ये आपको दूर से दिखाई दे रहा है। वोट किसका है? अगर पूरे सवर्णों का वोट जोड़ दिया जाए तो कितना है? हिस्सेदारी के आधार पे देखा जाए, ये सच है कि विधायक भी ज्यादा है नंबर में, 50 से थोड़ा सा ही ऊपर नीचे है, 1-2 ऊपर नीचे का मसला है। लेकिन जब ओवरऑल आप राजनीति को देखते हैं, तो लोग चुनावी राजनीति में क्या होता है, एक वोट सबका वोट बराबर होता है, किसी का कम और ज्यादा नहीं होता है। उस हिसाब से अगर हिस्सेदारी के आधार पर देखें, ओबीसी बड़ा समुदाय, मुस्लिम बड़ा समुदाय है। मुस्लिम समुदाय यूपी में हर 5वां वोटर मुस्लिम है। अगर देखा जाए जो पुराने आंकड़े हैं उसके हिसाब से ओबीसी बड़ा वोट बैंक है। तो जो जाति की राजनीति है वो खत्म नहीं होगी, और जाति की राजनीति तो चलती रहेगी। उसके अलग अलग हिसाब से सभी उसको अपनी सहूलियत के मुताबिक देखते रहेंगे। अगर ओबीसी में देखा जाए तो यादव सबसे बड़े हैं, सवर्णों में देखा जाए तो ब्राह्मण सबसे बड़े हैं। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो यादवों की जब बात होती है, तो बड़ी यादव की राजनीति में बात होती है यूपी की राजनीति में। लेकिन यादव समुदाय से 3 मुख्यमंत्री हुए हैं, राम नरेश यादव, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव। तो मुलायम 13 साल, अगर इस कार्यकाल को जोड़ दिया जाए तो 13 साल यादव, 18 साल ठाकुर और 23 साल ब्राह्मण। तो इस तरह का ब्रेकअप बनता है। अगर आप दलित, जो मायावती इकलौती हैं जो दलित समुदाय से मुख्यमंत्री बनी है, जितना मैं जान रहा हूं, 4 बार उन्होंने ओथ लिया है, और उनका पूरा जो टेन्योर है इसको जोड़ दिए तो 7 साल 16 दिन का बैठता है उनका, करीब 7 साल से थोड़ा सा
कम ऊपर नीचे। तो जो यूपी की पॉलिटिक्स है ना, जो इसमें डिवाइड, जिसको महसूस करना शुरू किया लोगों ने कि जाति के आधार पर गोलबंदी, तो उसमें कांग्रेस का वोट जब छिटकना शुरू हुआ, कांग्रेस के वोट में दो तरह से सेंधमारी लगी और इसकी शुरुआत हो गई मंडल कमंडल की राजनीति के साथ। 80s के दशक में जब मंदिर आंदोलन तेज हुआ और बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया, तो एक नई राजनीति ने आकार लिया। उसी राजनीति से उसी राजनीति की जो कहें गर्भनाल से मुलायम सिंह यादव की राजनीति का उदय हुआ, उसी राजनीति गर्भनाल से लालू प्रसाद यादव की राजनीति का बिहार में उदय हुआ। और जो दलित पॉलिटिक्स है उसके लिए कांसी राम बहुत पहले से काम कर रहे थे। और ये सही है कि जब पहली जिस तरह से मुलायम सिंह ने सरकार जो पहली बनी थी बीजेपी में, जो पहली बार जब उन्होंने शपथ ली थी बतौर मुख्यमंत्री, तो उसमें बीजेपी ने भी बाहर से समर्थन किया। बीजेपी का भी समर्थन रहा। बिल्कुल सर, अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये कर लेते हैं कि हमने पिछले 2-3 चुनाव में ट्रेंड देखा है, चाहे महाराष्ट्र में हो या बिहार में हो, जो सरकार, जो पार्टी सत्ता में है, तो वो फ्रीवीज स्कीमें लेकर आती हैं या महिलाओं के लिए कोई स्कीम लेकर आती है। चुनाव से पहले वो स्कीम लागू होती है, उसके बाद लोग, महिलाएं हो या फिर जो दूसरे लोग हैं, जनता, उस स्कीम को लेकर वोट करते हैं उसी पार्टी को जिसको वोट करते हैं। क्या यूपी में जाति का जो समीकरण है उसे लेकर चुनाव में ज्यादा फोकस होगा पार्टियों का, या फिर भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा करने वाली है जिससे जो वोटर हैं वो उनकी ओर, सरकार की योजनाओं की ओर लुभाते हुए नजर आएंगे? इस सवाल का जवाब भी हम लोग थोड़ा इतिहास के आईने में तलाशने की कोशिश करते हैं। इतिहास के आईने में इस तरह से तलाशने की कोशिश करते हैं कि जो कांग्रेस के जो 3 बड़े वोटर थे, सवर्ण, दलित और मुस्लिम, तो जो 1990 के दशक में जिस तरह से राजनीति आगे बढ़ी, उसमें दलित वोटर बीएसपी के साथ चले गए, जो ओबीसी वोटर हैं और मुस्लिम वो आप मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। तो कांग्रेस का से वो छिटक के धीरे धीरे खिसकने लगे। और यूपी में जो राजनीति शुरू हो गई वो 2.5 जात की राजनीति, 3 जात की राजनीति। 2.5 जात और 3 जात की राजनीति का मतलब है कि एक बड़ी मेरी जाति है, जैसे यादव को इन्होंने ले लिया, दलितों में जाटों को उन्होंने ले लिया, उसके साथ 2 और जातियों का कॉम्बिनेशन बना, उसके आधार पर एक 34% वोट हासिल कर लिए तो आपकी सरकार बन जाती थी। ये एक फॉर्मूला चलता रहा। 2014 में, इसको मैं थोड़ा सीधे 2014 पर आता हूं, जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और यूपी लोकसभा के चुनाव के नतीजे देखे, तो लगा कि पूरा जो जातीय समीकरण, जो जिस यूपी को जातीय राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता था, वो ध्वस्त हो गया। लगा कि यहां तो बिल्कुल ही पूरा समीकरण बदल गया। ये जिसको कहते हैं ना मंडलाइजेशन ऑफ, जिसको कहते हैं स्कीम्स, और जो एस्पिरेशंस थे उसमें खत्म हो गए। 2017 का चुनाव, अब फिर आइए 2017 में यूपी में जो चुनाव हो रहा है, वहां क्या हो रहा है? तब तक बीजेपी, नरेंद्र मोदी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उसमें गरीब बनाम अमीर की राजनीति हो जा रही है। 20% अमीर, 80% गरीब। उस राजनीति में क्या हुआ? ये जाति के समीकरण लगे कमजोर पड़ रहे हैं। यूपी में बीजेपी प्रचंड बहुमत से वापसी करती है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद जब अगला चुनाव 2017 के बाद 22 में होता है, वहां भी फ्रीबीज है। हर राजनीतिक पार्टी वादा कर रही है, बड़ी बड़ी बातें की जा रही है कि हम ये देंगे वो देंगे, सारी चीजें। याद हुआ कि उस 2022 के चुनाव को 2 तरह से याद करना चाहिए, मुझे लग रहा है। उस फ्रीबीज में कांग्रेस भी बहुत बड़े फ्रीबीज के वादे के साथ, बिल्कुल, स्कूटी देंगे लड़कियों को, प्रियंका गांधी कर रही थी, बेरोजगारों को जो भत्ता की परिवार को पैसा देने की बात कही गई। लेकिन इतना ही नहीं, महिलाओं को, आधी आबादी को, एक मैंने करीब, मुझे ठीक से याद नहीं है, उन्होंने सबसे ज्यादा एक तरह से सीटें कांग्रेस ने बांटी। लेकिन नतीजा क्या रहा? वो सक्सेसफुल नहीं मिली, कांग्रेस को कामयाबी वहां नहीं मिली। लेकिन उसका मतलब ये नहीं, वहां से क्या हुआ? महिलाओं को एक वोट बैंक के तौर पे बड़े पैमाने पर देखने की पूरे देश में शुरुआत हो गई। और आज की तारीख में देखिए, हर राजनीतिक दल महिलाओं को साधने की कोशिश में लगा हुआ है। ठीक है, संसद से पास हो चुका है, महिलाओं को संसद में, विधानसभा में अधिकार देने वाला कानून कब तक मिलता है ये नहीं, ये भी देखना होगा। लेकिन ये सच है
कि जब 2027 की भी बात होगी, जो 27 की बात होगी, उसमें एक तरफ फ्रीबीज भी चलेंगी जिसमें कहा जाएगा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये और बातें जातियां भी होंगी रहेंगी। और जातियां भी रहेंगी। तो जाति भी चलेगी, विकास की बातें होंगी, मैंने फ्रीबीज कहे लाभार्थी वर्ग को भी साधने की कोशिश हो, तो ये सब साथ साथ चलेंगे। ये पब्लिक के ऊपर है कि किस पे भरोसा करती है। मतलब 2027 का चुनाव जो है वो एक तरीके से बिहार की तरह नहीं जाएगा, महाराष्ट्र की तरह नहीं जाएगा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। एक एक वोट को भी साधने के लिए करना, बेसिकली कहते हैं ना कि अच्छा स्टूडेंट कौन होता है? अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो ज्यादा नंबर लाता है। तो ज्यादा नंबर कैसे आएंगे? ज्यादा नंबर लाने के लिए आपको सारे क्वेश्चंस को है ना उसको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं जितने तय हैं। तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे? तो उसमें बीजेपी जिस तरह से कर रही है, जो दिख रहा है कि सबका साथ सबका विकास के नाम पर लाभार्थियों को जोड़ लो, महिलाओं की बात करके आधी आबादी उधर साध लो, उसके बाद से जो जातीय समीकरणों के आधार पर संगठन से साध लो, जो 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 छोटे दल हैं, जो जो जाति आधारित पार्टियां, उनके जरिए डैमेज कंट्रोल का भी ख्याल रखो। इसी तरह की रणनीति पे दूसरे भी काम कर रहे हैं। लेकिन किसको कामयाबी मिलती है? मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति में सांत्वना पुरस्कार जैसी चीज नहीं होती है। एक आदमी जीतता है, दूसरा हारता है। तो अगर 51 आ गए, अगर 51 आ जाते, 51 मतलब कहने का मतलब 403 सीटों में से जिसको मेजोरिटी आ जाती है वो सरकार में होगा, जिसको नहीं मेजोरिटी आएगी वो विपक्ष में बैठेगा। बाकी हम अपने जनता पे छोड़ते हैं कि जनता किसे इस बार 2027 में देखना चाहती है। देखिए, हम लोगों ने जो आज पूरा डिस्कशन किया है कि यूपी में जो जाति समीकरण बन रहा है, आपने देखा होगा पिछले कई चुनाव में कि जाति समीकरण या फिर दूसरे तरीके के समीकरण बनने से पहले जो सत्ता में रहती है जो पार्टी, वो कई तरह के प्रिवीज या स्कीम्स लेकर आती है और उन स्कीम्स से जो वोटर्स हैं वो काफी प्रभावित होते हुए दिखे हैं पिछले कई चुनाव में। अब यूपी में क्या ऐसा ही होने वाला है, या फिर यूपी में लोग फिर से जो वहां का पारंपरिक जो राजनीति है, जातिगत राजनीति समीकरण बनते हैं, या उस ओर जाएंगे? आपका इस पर क्या कहना है? हमने पूरा एनालिसिस विजय सर ने आपको समझाया, आपका इस पर क्या कहना है? आप कमेंट का जरूर बताएं और आप कमेंट में ये भी लिखें कि आप यूपी में किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि हम एक अनुमान लगा पाए कि यूपी में क्या मुद्दा क्या है। आप ये भी लिखें कि किन मुद्दों पर लोगों को वोट देना चाहिए और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर नेताओं को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हम लगातार यूपी टॉक के जरिए आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मुद्दों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।